व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर्सन का डेफिनेशन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया हुआ। इंक्लूसिव का मतलब इनकम टैक्स एक्ट में कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, यानी जैसे हम हैं एक व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं, आप हो स्वेच्छा, आप भी एक इंडिविजुअल हो यानी आप एक व्यक्ति हो, या कोई भी, तो उसे एन इंडिविजुअल कहा जाएगा और इंडिविजुअल का मतलब भी एक पर्सन होगा। फिर क्लाउज 2 में कहा ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब कि एक परिवार जो बिजनेस कर रहा है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सुने होंगे, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्टर्ड हो। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किस तरह का बिजनेस होता है, तो आप लोग स्टैंडर्ड 11th या 12th में बीएसटी में पढ़े होंगे कि दो तरह का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, एक मिताक्षरा अधिभागा। तो खैर उस डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, वो आप लोग बीएसटी में पूरा डिटेल पढ़े हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब कि जिसमें बाय बर्थ मेंबर्स जो हैं उस बिजनेस के, बाय बर्थ जो भी जन्म लिए हैं हिंदू एक फैमिली में, और अगर उस फैमिली का एक बिजनेस है जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत रजिस्टर्ड है या उसके अंतर्गत वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी मेंबर अगर जन्म लेता है तो बाय बाय बर्थ वो उस बिजनेस का हकदार हो जाता है, उसमें मेंबर बन जाता है। लेकिन उस बिजनेस में कर्ता यानी जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी अफेयर्स होगा, उसका डिसीजन उस फैमिली का जो सबसे हेड होगा, दैट इज कर्ता, वो लेता है। तो वैसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें हिंदू परिवार के जो बिजनेस कर रहे हैं परिवार वाले वो आएंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैन फैमिली भी आ सकते हैं, सिख फैमिली भी आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर रिलीजियस बुक्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि जैन सिख ये सब हिंदू धर्म का ही एक ब्रांच है। तो इसलिए अगर कोई जैन परिवार भी है और अगर वो फैमिली बिजनेस कर रहा है जिसमें एक कर्ता सारे अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं, और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर रजिस्टर्ड होना चाहे तो वो रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो उस मोड ऑफ बिजनेस को कहेंगे एक फैमिली। उसको भी हम क्या मानेंगे, एक पर्सन मानेंगे, ठीक है, अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई इसी प्रकार का बिजनेस कोई मुस्लिम फैमिली कर रहा है, तो मुस्लिम फैमिली वाले बिजनेस को इसके अंतर्गत कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स के अपने लॉ हैं, शरिया कानून, शरीयत कानून उन लोगों का है, वो हम नहीं जानते, हम नहीं पढ़े शरीयत कानून। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर है एक कंपनी। अब कंपनी चाहे इंडियन हो या फॉरेन हो, अगर वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में वो अर्न कर रहा है, इंडिया में वो अपने एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहा है, तो वो कंपनी भी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में एक पर्सन मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, ए फर्म। फर्म का मतलब कोई पार्टनर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे अभी अभ्यास हम लोग कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप में रन करा रहे हैं, तो वो भी एक फर्म माना जाएगा, पार्टनरशिप फर्म है। फर्म मीन्स पार्टनरशिप मोड में बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो फर्म कहलाता है। ठीक है। फिर है पॉइंट नंबर 5, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब कि कुछ लोग मिलकर एक बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो चैरिटेबल हो या वो नॉन चैरिटेबल हो, उससे मतलब नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे कोई क्लब। क्लब में क्या होता है, बहुत लोग मिल जाते हैं, इकट्ठे होकर कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करके उन लोगों का जो करना है एक्टिविटी वो करते हैं। जैसे हमारा भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिनमें बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं। उस ट्रस्ट का नाम है महाकाल सेवा युवा फाउंडेशन। अभी अभी कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है सेक्शन 8 में। तो वहां पे जितने लोग हम लोग हैं कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करके भूखे नंगे जो गरीब असहाय लोग हैं उन लोगों को मदद देते हैं। जैसे कभी खाना बंटवा दिए, कभी कुछ कर, तो ऐसा एक्टिविटी करते रहते हैं। या फिर आपस में मेंबर्स के ही लिए, मेंबर्स के लिए ही कुछ कर दिए, जैसे कि हम लोगों का जहाँ क्लब का ऑफिस है वहाँ एक कैरम बोर्ड लगवा दिए कि जितने भी मेंबर्स आएंगे उनके एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग कैरम खेलेंगे, तो कैरम लगवा दिए, वीडियो गेम लगवा दिए। तो ये किस प्रकार से ये बिजनेस हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन में। तो कहोगे सर पार्टनरशिप में भी तो ग्रुप ऑफ पर्सन है। पार्टनरशिप में देखो, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है जो फर्म, वो फर्म है,
या नहीं रजिस्टर्ड है तो भी वो फर्म है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि मैक्सिमम इफेक्टिवली 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई लिमिट नहीं है, 200-300 भी मेंबर हो सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में देखो अंतर क्या है। देखो यहाँ पे टेक्निकल चीज, यहाँ पे वर्ड है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन का मतलब तो HUF भी होता है। अब मान लो कि 4 HUF मिलकर कोई एक्टिविटी को कर रहा है, 4 HUF, एक एक स्वेच्छा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक प्राजक्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक प्रकाश अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और ऐसे ही कोई XYZ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो ये चारों भी तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन ही माना जाएगा। और ये चारों मिलकर के अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जहां एक से ज्यादा पर्सन, अब वो पर्सन HUF हो या मान लो 2 HUF है और एक कंपनी है, ये तीनों मिलकर के कोई बिजनेस कर रहा है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसे कह सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, सिर्फ इंडिविजुअल, ये वाले सिर्फ इंडिविजुअल के अगर ग्रुप है तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे। द बेस्ट एग्जांपल आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का समझ लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी। और एक डिफरेंस जो है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब का टारगेट, उन सब का गोल कॉमन होता है कि हमें अपने एसोसिएशन के लिए मिलकर काम करना है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उन सब का एम गोल पर्सनल होता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में देखोगे कि कभी नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ मिलके हल्ला बोलता है, फिर जब काम पूरा हो जाता है तो फिर एक दूसरे को गाली बकता है। देखते हो पॉलिटिकल पार्टी में सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वैसे ग्रुप को बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। लोकल अथॉरिटी जैसे कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड जानती हो क्या होता है? कैंटोनमेंट बोर्ड जहाँ जिस एरिया में आर्मी अपना एक्टिविटीज को ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पटना में दानापुर कैंट है, तुम्हारे उधर में पूर्णिया में आर्मी कैंट है, पूर्णिया में। तो ये सब कैंट में स्टेट एक्ट लागू नहीं होता है, वहां अपना एक कानून होता है, उस पर्टिकुलर एरिया को आर्मी के कंट्रोल में माना जाता है और उसे हम लोग कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड वो आर्मी रेगुलेशन एक्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर जगह पे गवर्न होता है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर जगह में जो स्टेट के जो पर्टिकुलर लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, उनका अपना लॉ होता है। तो वैसे जगहों को, उस तरह के प्लेसेस को लोकल अथॉरिटी कहते हैं, जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी आते हैं, तो वो सब लोकल अथॉरिटी है, यानी वो भी एक पर्सन है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इनकम होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन घर घर जाके वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स, होल्डिंग टैक्स, ये सब कलेक्ट करता है, तो उससे म्यूनिसिपल अथॉरिटी को भी इनकम होता है। उस इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है, ठीक है, या नहीं चार्ज करता है वो बात की बात है। तो लोकल अथॉरिटी भी क्या माना जाएगा? इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक पर्सन माना जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समझ में आ गया? 6 पॉइंट। तो लास्ट है 7वां पॉइंट, दैट इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। वो पर्सन जो ना तो इंडिविजुअल है, ना HUF है, ना कंपनी है, ना फर्म है, ना AOP, ना BOI, ना लोकल अथॉरिटी है, तो बचे हुआ कौन आ जाएगा? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। जैसे पूसी कैट, और जैसे इंटरटेनमेंट मूवी वाला वो जो कुत्ता। अब जैसे आर्मी के जो डॉग्स होते हैं, आर्मी में जो डॉग्स जॉब करते हैं, वो डॉग्स की अपनी सैलरी होती है, तो वो डॉग्स की जो सैलरी होती है उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन इनकम टैक्स एक्ट टैक्स चार्ज करता है। तो वो डैक्स डॉग्स, क्योंकि ना तो कोई इंडिविजुअल है, ना कोई HUF है, ना कोई कंपनी, ना फर्म, ना AOP, ना BOI, ना लोकल अथॉरिटी है, तो उसको हम लोग इसके कैटेगरी में डाल देंगे, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, या फिर जैसे हमारे यहाँ बजरंग बली भी टैक्स देते हैं। महावीर मंदिर देखे हो? बजरंग, पटना आई हो? पटना महावीर मंदिर, पटना आई हो कभी? स्वेच्छा। हाँ सर, आई है। हाँ, तो पटना में जो महावीर मंदिर में हनुमान जी बैठे हुए हैं गदा लेकर,
टैक्स डिपार्टमेंट उसको भी नहीं छोड़ता है, उससे भी टैक्स लेता है। जितना भी हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं मंदिर में, उस चढ़ावे से जो बजरंग बली को इनकम हो रहा है, तो अब बजरंग बली स्वर्ग से थोड़ी आएंगे उतर के टैक्स जमा करने। तो वहां के जो पुजारी हैं, वो बजरंग बली का जितना इनकम होता है, वो उस इनकम पे टैक्स जाके इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को जमा करता है। तो अब क्योंकि वो टैक्स बजरंग बली के नाम पे ना जमा हो रहा है, जमा कर रहा है पुजारी ठीक है, लेकिन जमा किसके बिहाफ में हो रहा है? बजरंग बली के बिहाफ में। तो अब बजरंग बली तो कोई इंडिविजुअल है नहीं, बोलो बजरंग बली कोई इंडिविजुअल है नहीं, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है भगवान। बजरंग बली का तो परिवार नहीं था, वो तो ब्रह्मचारी थे, बजरंग बली ब्रह्मचारी थे, तो उसका परिवार कैसे हो जाएगा? ये तो महापाप है। कंपनी ना रे भाई, कंपनी क्या क्या जरूरत है? बजरंग बली अपने आप में एक बहुत बड़े संस्था थे, तो बजरंग बली का कंपनी फर्म कोई पार्टनर नहीं था उनका, वो इंडिविजुअल ही काफी थे, एसोसिएशन ना भाई। तो इस तरह के जो एसएससीज हैं, वो आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। तो पर्सन का मतलब, एक बार फिर से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम लोग शॉर्ट में एओपी बोलेंगे, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को शॉर्ट में हम लोग बीओआई बोलेंगे, एओपी बीओआई। फिर लोकल अथॉरिटी और एजेपी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एजेपी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जब भी हम लोग पर्सन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो पर्सन का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर? पर्सन का मतलब ये सारे अगर हैं इनमें से कोई भी, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक पर्सन है। कौन कौन? साथ में बोलो एक बार। पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। ठीक है। सेक्शन क्या है? सेक्शन 231। इसका भी सेक्शन याद हो जाएगा, जैसे एसएससी का सेक्शन याद करवाए थे। एसएससी का सेक्शन क्या है स्वेच्छा? एसएससी का सेक्शन क्या है? म्यूट है, म्यूट है तुम, वॉइस म्यूट है। सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। याद हो गया ना? भूलोगी नहीं ना कभी? नहीं नहीं। अब देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, ये पर्सन का सेक्शन है। पर्सन, ये देखो पर्सन, ठीक है। देखो हाँ हमारे यहाँ बिहार में जब तक लोग 30 साल क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक उसको हम लोग बच्चा ही बोलते हैं, और 31 साल का जब हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं हाँ ये एक व्यक्ति, अब एक मर्द हो गया, पर्सन बन गया 31वां साल में। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। 25 साल तक तो गधा 25 ही चलता है, वो तो लड़कपन है, वो तो ये बच्चा है। और उसके बाद बच्चा से बड़ा होते होते एक व्यक्ति, एक एक इंसान बनते बनते उसको 6 साल लग ही जाता है, तो जाकर 31 साल में एक आदमी आदमी बनता है। बिहार, अकॉर्डिंग टू हमारे कल्चर, बिहारी कल्चर, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन देखो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में कितना सोच समझ के रखा है, हम लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, इसलिए सेक्शन 2 क्लाउज या सब सेक्शन 31 में पर्सन का डेफिनेशन को डिफाइन किया है। क्लियर है? यस सर। याद हो गया? हाँ सर। जितना भी पढ़े हो बस उतना ही रिवाइज करना, ना पीछे रहना ना आगे भागना। आगे भागोगे तो दिक्कत होगा, पीछे रह जाओगे तो भी दिक्कत होगा। ऑलवेज ये मंत्र को फॉलो करना, हम साथ ही साथ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जितना पढ़ाए उसको रिवाइज कर लेना। अभी चैप्टर 1 चल रहा है, कौन सा चैप्टर है? बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। कोई डाउट है तो पूछो, यस नहीं सर। तो फिर सेशन एंड करते हैं। आप आप मेरे नंबर पे अपना नाम लिख कर सेंड कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास से जब हमें लूँ तो आपको कांटेक्ट कर लूँ। 7004338059, ठीक है। और पढ़ाई में मन लगा, अच्छा लगा, तो हमारे मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता ही होगा हमारा चैनल का नाम, आओ करे अभ्यास, आओ करे अभ्यास। Please like, subscribe, and if you can share to your friends and companions
then it is very much your contribution to us. Thank you very much. ठीक है सर सर शिक्षा का क्लास हाँ शिक्षा का क्लास होगा, हम तो वेट कर रहे हैं।